इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि दरभंगा से आ रही है। डीएमसीएच में 24 घंटे के भीतर 4 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बच्चों में निमोनिया के लक्षण बताए जा रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। एक बच्चा पोस्ट मेनिंजाइटिस हाइड्रोकेफेलस से ग्रसित था। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक जिन 4 बच्चों की मौत हुई है वो मधुबनी जिले के रहने वाले थे और उनमें से 3 एक ही परिवार के थे। तीनों 28 मई की शाम भर्ती हुए थे। करीब 4:30 बजे अस्पताल लाए गए थे। तीनों अनीमिया यानी कि खून की कमी के शिकार थे। अस्पताल के मुताबिक उन्हें काफी गंभीर स्थिति में डीएमसीएच लाया गया था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से 4 बच्चों की मौत का मामला बेहद सनसनीखेज और अभी जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या हुआ था इन बच्चों को, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि काफी गंभीर हालत में ये लाए गए थे जिसकी वजह से इन्हें बचाया नहीं जा सका। एक बच्चा इसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि डीएमसीएच के मुताबिक बच्चों में खून की कमी थी, एनीमिया के शिकार थे। कई और भी कॉम्प्लिकेशंस इनमें बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से इन्हें डीएमसीएच लाया गया था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। 4 में कोरोना से पीड़ित था एक बच्चा। बच्चों में निमोनिया के भी थे लक्षण। उत्तर भारत के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या डीएमसीएच से आई यह खबर परेशान करने वाली है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है। डीएमसीएच के प्राचार्य और सीसीयू के प्रभारी के मुताबिक बच्चों में निमोनिया जैसा सिम्टम था। उन्हें सांस में भी तकलीफ थी। उन्हें गंभीर हालत में लाया गया था। 4 बच्चों में एक कोरोना पॉजिटिव था और बाकी 3 नेगेटिव। 4 में एक ही बच्चा कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने इसे कोरोना की तीसरी लहर बताना शुरू कर दिया। पप्पू यादव ने ट्वीट किया, सीएम साहब, करबद्ध निवेदन है कि बिहार के बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर के कहर से बचा लीजिए। ये नौनिहाल आपके खस्ता हाल अस्पतालों को झेल नहीं पाएंगे। अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा माँ बाप की आंखों के तारे टूटेंगे। माँ की गोद सूनी होगी तो मर्माहत ममता के क्रोध से सारे तख्त और ताज बिखर जाएंगे। बच्चों की मौत तो कोरोना और निमोनिया से हुई, लेकिन इस दर्दनाक खबर को जरा इस तस्वीर से जोड़कर देखिए जो पिछले 2 दिनों में आई है। जब अस्पताल का ऐसा नजारा हो, आपातकालीन विभाग से मेडिसिन और शिशु विभाग तक पानी पानी हो, तो फिर यहाँ के मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। ये बिहार के दरभंगा स्थित मशहूर सरकारी अस्पताल डीएमसीएच की तस्वीर। यास तूफान ने जाते जाते शहर में ऐसी बारिश कराई कि अस्पताल में भारी जलभराव हो गया। देखिए किस तरह एक तरफ मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हैं और दूसरी तरफ वार्ड में पानी भरा हुआ है। अस्पताल का कॉरिडोर हो या दवा विभाग, चारों तरफ पानी का साम्राज्य। तबाही जो होती है इसी रूप में होती है। अचानक कहीं बारिश आ जाएगा, पानी, आंधी, तूफान आ जाएगा और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने की कोशिश करता है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे डीएमसीएच के अंदर भी जो बहुत तेज बारिश हुई उसका असर दिखा और प्रशासन उसको ठीक करने में लगा। तुरंत पानी को पंप आउट करने की व्यवस्था वहां हो रही है। ऐसे वक्त में जब बिहार कोरोना संकट से जूझ रहा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये हाल कहीं से सिस्टम पर भरोसा पैदा नहीं करता। जब अस्पताल ही बीमार हो तो फिर मरीजों का क्या होगा? दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब राजधानी दिल्ली की करेंगे। करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली अनलॉक होने लगी है। हालांकि अभी बाजार नहीं खुले हैं, सिर्फ उद्योग धंधों और निर्माण कार्य को लॉकडाउन से राहत दी गई है। लेकिन सबके बावजूद अचानक सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया है। आईटीओ चौराहे की तस्वीर आप देख रहे हैं जो खचाखच भरा नजर आया ट्रैफिक से। चौराहे पर जाम जैसे हालात बन गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग किस कदर सड़क पर निकल आए हैं। दिल्ली में अनलॉक की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन आईटीओ जो सबसे भीड़ भाड़ वाला चौराहा है वहां आप ट्रैफिक की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक
वस्तु जाम है। क्या आज अनलॉक हुआ इसलिए लगता है जाम है? ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो ये स्थिति है, आपको जहां भी नजर आप ले जाएंगे हर जगह आपको इस तरीके से ही ट्रैफिक दिखेगा। क्या इस तरीके का ट्रैफिक पहले भी होता था या आज ही पहली दफा है? पहली दफा। तो अनलॉक के बाद इसका लगता है अनलॉक का असर है। हाँ, आज पहला दिन है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि जहाँ तक हम नजर आपको दौड़ाएं, जहाँ भी दिखाएं, जहाँ भी हमारी कैमरे की नजर जाएगी हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। आपको बताएं कि इस तरीके से ऐसा नहीं है कि तमाम एक्टिविटी शुरू कर दी गई है, सिर्फ अभी निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां ही शुरू की गई हैं, लेकिन फिर भी रोजाना की तरह जो यहाँ ट्रैफिक है वो जाम दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी तरह से लॉकडाउन में इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है उसके बाद ये तस्वीरें हैं। क्या लॉकडाउन में इस तरीके की जाम मिलता था कि नहीं मिलता था? क्या नहीं मिलता था? तो ये जो ड्राइवर हैं जो लगातार लॉकडाउन में भी सामने रहते थे वो यही बता रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हालांकि बाजार नहीं खुले हैं, प्राइवेट जो दफ्तर हैं वो नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का जाम। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो लॉकडाउन को खोलने का पहला कदम है उसको लेकर के रिस्पॉन्स दिया है कि गाड़ियां ही गाड़ियां आपको हर जगह नजर आएंगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो अनलॉक के इस फेज में कई औद्योगिक संस्थान खोल दिए गए हैं, फिर से फैक्ट्रियों में मशीनें चलने लगी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के उफान के बाद 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के मामले कम होने के बाद अनलॉक का पहला चरण आज से शुरू हुआ है। दूसरी लहर में कोरोना लॉक होता दिखा तो दिल्ली अनलॉक होने लगी। आज से फैक्ट्रियों के शटर फिर से उठ गए, फिर से मशीनें चलने लगी, फिर से राजधानी के इंडस्ट्रियल एरिया में शोर शराबा शुरू हो गया। लॉकडाउन में जो कामगार घर लौट गए थे वो फिर से काम पर लौटने लगे। लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली आज से अनलॉक होना शुरू हो चुकी है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीत विहार इलाके में। 1.5 महीने का लॉकडाउन एक बड़ी राहत, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। कितनी राहत मानते हैं? सर देखो, राहत तो है, देखो काम शुरू हुआ है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक राहत, पूर्ण रूप से राहत तभी मिल पाएगी जब दुकानें खुलेंगी। क्यों? दुकानें कौन सी, क्या आपको किस चीज़ की दिक्कतें जो हैं वो? सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शॉप से खुल जाए, बेशक एक शॉर्ट पीरियड में, कम टाइम में भी खुल जाए तो उससे भी राहत मिलेगी। रॉ मटेरियल मिल जाएगा? जी जी, रॉ मटेरियल। और सुबह से ही जब तमाम ठेकेदार और मजदूर भी पहुंचना शुरू हुए हैं, ये बताइए कि राहत मानते हैं? काम धंधा शुरू हो चुका है, 1.5 महीने बाद लेबर को भी पूरा मैनेज करना पड़ रहा था, कितनी राहत? सर राहत तो मिली है, लेकिन दुकान नहीं खुली है तो माल ही नहीं आ पा रहा, तो काम कहाँ से होगा? निर्माण कार्य तो हो नहीं पाएगा, आगे वही हाल रहेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में फैक्ट्रियों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के काम को मंजूरी मिली है, लेकिन बाकी पाबंदियां 7 जून तक बनी रहेगी। मेट्रो भी 1 हफ्ते और बंद ही रहेगी। इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। दूसरी लहर में कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार फूंक फूंक कर अनलॉक की ओर कदम बढ़ा रही है।
मौजूदा छूट भी 1 हफ्ते के लिए ही है। अगर कोरोना के मामले में इजाफा हुआ तो इस फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। शर्तों के साथ छूट तो दी गई, लेकिन लॉकडाउन की सख्ती भी बनी रहेगी। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वालों को आवाजाही के लिए ई पास लेने होंगे। फैक्ट्री मालिकों को ई पास के लिए आवेदन करना होगा। फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बिना कोरोना के लक्षण वाले कर्मचारियों और मजदूरों को ही अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी ख्याल रखना होगा। दिल्ली के कारोबारियों को उम्मीद थी कि पहले चरण में बाजार भी खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को ही छूट दी गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा, लेकिन इसके सामान कहां से आएंगे, क्योंकि हार्डवेयर की दुकानों को मंजूरी नहीं दी गई है। मेरा काम पत्थर घिसाई का है और मेरे अंदर में 6-7 लेबर मजदूर काम कर रहे हैं और मैं आया था बाबूजी के पास काम के लिए। अब ये कह रहे हैं कि आगे से दुकान ही नहीं खुली है, मैं पत्थर कहाँ से ला के दूँ, तुझे सामान कहाँ से ला के दूँ। इस वजह से हमारे लेबर मजदूर सारे आगे 1-1.5 महीने से खाली पड़े हुए हैं। अब फिर खाली बैठे रहेंगे जब तक दुकान नहीं खुलेगी, तो ना हमें आगे से पैसा मिलेगा और मैं ना इनको पैसे दे पाऊंगा। दिल्ली में 20 अप्रैल से ही लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में राजधानी को रोज करीब 600 करोड़ की चपत लगी। रोज खाने कमाने वालों का हाल भी बेहाल रहा। प्रवासी मजदूरों को भी घर लौटना पड़ा। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच ही 8 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन कर गए। दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन लगा, तब हालात बेहद ही खराब थे। 20 अप्रैल को राजधानी में 24 घंटे में 28,395 केस आए थे। हर तरफ त्राहिमाम था। अस्पतालों में बेड नहीं थे। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची थी। पता नहीं था कि कब कौन चला जाए। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो दिल्ली में 24 घंटे में 946 केस आए, जो 69 दिन बाद सबसे कम है। महामारी से मौत में भी कमी आई है। दिल्ली में एक दिन में 78 लोगों की जान गई, जो 47 दिन में सबसे कम है। और तो और एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 12,100 तक आ गई है, जो 58 दिन में सबसे कम है। उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना राजधानी से पूरी तरह खत्म होगा और दिल्ली पहले की तरह गुलजार होगी। सन्नाटा खत्म होगा, सड़कों पर बहार होगी। ये एक राहत जरूर मिली है, लेकिन एक परेशानी भी जो है वो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये भी परेशानी है कि वो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल्स की शॉप्स भी खोले, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क को जो इजाज़त मिली है वो आगे भी तेजी से काम बढ़ सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो यूपी में भी राहत के तौर पर कोरोना कर्फ्यू से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से यूपी के 14 जिलों को छोड़कर बाकी सारे जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोल दी गई हैं। जिन 14 जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, वहां पाबंदियां अब भी जारी हैं। तो 600 से ज्यादा केस होने पर वहां कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, और जो 600 से कम 6 जिले हैं वहां से अब थोड़ी बहुत रियायत देखने को मिल रही है। इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, देवरिया, प्रयागराज और सोनभद्र शामिल हैं। पहले इन जिलों की संख्या 20 थी, लेकिन आज केसेस कम होने से 6 जिले इस सूची से बाहर आ गए हैं। ये 6 जिले हमने आपको दिखा दिए हैं, इनके नाम हमने आपको बता दिए हैं। और यूपी के जिन 14 जिलों में पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू रहेगा, उनमें शामिल है लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर और तमाम वो शहर जहां पर 600 से ज्यादा केसेस हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और झांसी इनमें शामिल है। साथ ही लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गाजीपुर और बरेली वो शहर जहां पर अब 1.5 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो अब भी जारी रहेगा। तो हम आपको बता दें कि कोरोना के घटते केसेस से यूपी सरकार ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन यूपी के सीएम का ये कहना है कि यूपी में हालात तेजी से बेहतर हुए हैं। यूपी में बहुत तेजी से कोरोना के खिलाफ जंग में एक तरह से कामयाबी हासिल की है। इंतजामों को चाक चौबंद किया गया है। उत्तर प्रदेश में कल 3,12,000 टेस्ट हमने संपन्न किए। कुल पॉजिटिव केस आए हैं 1497 और उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव केस कुल रह गए हैं
यानी जिसके बारे में लोग कहते थे कि 30 लाख से ज्यादा संख्या होगी, 30 लाख नहीं बल्कि केवल हमारे पास आज के दिन पे 37,000 एक्टिव केस रह गए हैं। तेजी के साथ सुधार है। हमें याद रखना होगा कि हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं, कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक हैं और उसके लिए जो बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें जो इस फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं हैं, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, इस ट्रिपल टी के फॉर्मूले को सदैव याद रखना होगा। जितना अर्ली और एग्रेसिव हो सके उतनी जल्दी हम लोगों की जान को बचा सकते हैं, लोगों को संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना का पहला पेशेंट आया था 2 मार्च को, हमारे पास टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने NIB पुणे सैंपल भेजे थे और आज उत्तर प्रदेश 3.5 लाख से 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि PM केयर और भारत सरकार का हमें भरपूर सहयोग मिला, जनता जनार्दन का, स्वयंसेवी संगठनों का हमें सहयोग मिला। हमने एक लेबोरेटरी खड़ी करनी प्रारंभ की। आज हर जनपद में हमारे पास टेस्ट करने की क्षमता मौजूद है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में इस वक्त हड्डी पुरी बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत की वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि none of these buildings will be touched. जो historic, cultural, iconic buildings है, they will remain exactly as they are. तो कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी के आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला। इस समय 2 projects are under implementation and those are the new parliament building और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और राजपथ, उसकी ब्रॉडनिंग। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, वी हैड ऑलवेज प्लान्ड कि दीज विल बी हेल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और ये बातचीत कब शुरू हुई थी? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक OSD थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। और अभी जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं, हमारे ही पॉलिटिकल एक कॉलीग है, मैं एडवर्सरी तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर अपनी बातों से कभी कभी वो लगते हैं, जिन्होंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था हिंदू न्यूज़पेपर में, जयराम रमेश जी, और उनकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। We badly need a new parliament building. This one simply isn't functional and is outdated. ये 2012 का जयराम जी का एक आर्टिकल है। स्पीकर के OSD ने एक पत्र लिखा हमारे मंत्रालय के सचिव को कि एक डिसीजन हो गया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए। इसको रीइंफोर्स किया लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ने, राज्यसभा के ऑनरेबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था। और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का की नई बिल्डिंग बनानी? इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट, जहां पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 2 में आती थी, ईश्वर ना करे अगर इफ देयर इज अ स्ट्रांग ट्रेमर
तो अब ये बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में है। भारत की जनसंख्या जब 1920 में इस बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था, उस समय क्या थी मुझे तो याद नहीं 1920 में क्या थी, पर मैं बता सकता हूं 1947 में व्हेन वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी आबादी जनसंख्या कोई 350 मिलियन के करीब थी। और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है उसमें यू नीड स्पेस कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां पे बैठ सके। जो पार्लियामेंट की बाकी एक्टिविटीज हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जगह है। तो पिछले 20 साल से मैं समझता हूं, 2008 से भी मैंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी है, जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से यह मांग की जा रही है। और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यह बिल्कुल फॉर्मल प्रपोजल था और एक डिसीजन लिया गया था स्पीकर से। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह स्थिति है कि अंदर में उसकी, आपने पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे, शायद आपके सामने, आप में से कई होंगे हमारे बीच, कहां से तारे निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में, जो स्थिति है इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। सो एक डिसीजन वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़। 800 852 852 62 करोड़, 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़, 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक? 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी। वैक्सीन अवेलेबिलिटी दूसरी बात है, उस पर ऑल्सो वी कैन कम एंड फोकस। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं इस में, उसमें मैं 1 मिनट में आता हूं, पर बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में एक सचिवालय बन रहा है, उसका कितना खर्चा हो रहा है? एमएलए का हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ का। यह तो केंद्रीय सांसद पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और जिसमें 2026 में डिलिमिटेशन के कारण जो नंबर ऑफ मेंबर्स विल इंक्रीज, ये जो अभी जो फ्रीज है हमारे करंट नंबर्स पे, दैट विल बी लिफ्टेड इन 2026। फिर क्या करोगे? पार्लियामेंट के अंदर बंक सीटिंग कराएंगे?